Good morning students, welcome to class 12th commerce. Our subject for the day is business studies. तो आज के सेशन में हम अपने सेम चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट, सेशन नंबर 3rd. तो आज का ये 3rd सेशन है फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर. तो स्टार्ट करते हैं सेशन को. अगेन स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड थिंक अबाउट द लर्निंग आउटकम्स. हमारे इस सेशन के लर्निंग आउटकम्स क्या रहेंगे, पहले हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या लर्निंग आउटकम्स है. ओके, our first learning outcome is to discuss the trading procedure in a stock exchange. यानी इस सेशन के ओवर होने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्कस द ट्रेडिंग प्रोसीजर स्टॉक एक्सचेंज इन अ स्टॉक एक्सचेंज. यानी स्टूडेंट ये समझ पाएंगे कि एक स्टॉक एक्सचेंज में किस तरीके से ट्रेडिंग प्रोसीजर होता है, क्या ट्रेडिंग के स्टेप्स हैं हमारे, यानी हम बाइंग करना चाहते हैं, सेलिंग करना चाहते हैं सिक्योरिटीज की, तो क्या क्या हमें स्टेप्स टेक ओवर करने पड़ते हैं, क्या क्या स्टेप उठाने पड़ते हैं, ये हम सीख पाएंगे इस सेशन के बाद. ओके, सेकेंड जो लर्निंग आउटकम है वो हमारा गिव द मीनिंग ऑफ द डिपॉजिटरी सर्विसेज एंड डीमैट अकाउंट एज यूज इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ सिक्योरिटीज. हम ये भी समझ पाएंगे कि डिपॉजिटरी सर्विसेज क्या होती हैं, डीमैट अकाउंट क्या होता है और उसका ट्रेडिंग प्रोसीजर में क्या रोल है. ये सब बातों का आज हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आज के सेशन के ओवर होने के बाद. तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हम. ओके, स्टार्ट करें. ओके, तो हमारा टॉपिक क्या है आज का पहला, ट्रेडिंग इन सेटलमेंट प्रोसीजर, कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है या सेटलमेंट प्रोसीजर क्या होता है. तो बिफोर गोइंग फर्दर स्टेप्स जानने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं कि ट्रेडिंग पहले कैसे होती थी और क्या चेंजेस आए हैं अब. ओके, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज नाउ एग्जीक्यूटेड थ्रू एन ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम. आज की डेट में हम बात करें तो ऑनलाइन सिस्टम जो आ गया है, स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, वो आ चुका है. Simply put, all buying and selling of shares and debentures are done through a computer terminal. यानी आज की डेट में हम यदि ऑनलाइन बाइंग करनी है तो उसके लिए कंप्यूटर टर्मिनल के थ्रू हम ये सभी ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, बाइंग भी कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकते हैं. ओके, देयर वाज अ टाइम when in the open outcry system securities were bought and sold on the floor of the stock exchange. पहले क्या होता था कि एक स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पर जाकर ये सारी बाइंग और सेलिंग की ट्रांजैक्शंस परफॉर्म होती थी. कैसे होती थी उस समय पर, अंडर ऑक्शन सिस्टम. उस समय पर ऑक्शन सिस्टम होता था. डील्स वर स्ट्रक अमंग द ब्रोकर्स, सभी ब्रोकर्स खड़े होते थे और वो बिडिंग करते थे और शेयर्स केवल किसको बेचे जाते थे, जो उन सभी ब्रोकर्स में से हाईएस्ट बिड करता था. यानी आप जाते थे और किसी ब्रोकर को अप्रोच करते थे, वो आपके बेस पर, आपके बिहाफ पर आपके लिए बिडिंग करता था और आपकी बिडिंग यदि हाईएस्ट बिड होती थी तो वो सिक्योरिटीज आपको बेच दी जाती थी. ये था पहले. अब क्या हो चुका है, नाउ ऑलमोस्ट ऑल एक्सचेंजेस हैव गॉन इलेक्ट्रॉनिक. आज की डेट में ज्यादातर जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है वो सब इलेक्ट्रॉनिक हो चुके हैं एंड ट्रेडिंग इज डन इन द बैंक ब्रोकर्स ऑफिस. आज की डेट में यदि आपको कोई ट्रेडिंग करनी है, बाइंग करनी है, तो ब्रोकर्स ऑफिस के थ्रू, जिसके पास एक कंप्यूटर टर्मिनल होगा, आप उसके थ्रू बाइंग और सेलिंग परफॉर्म कर सकते हैं. Okay, a stock exchange has its main computer system with many terminals spread across the country. अब जो स्टॉक एक्सचेंज है जिसके पास मेन कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसके बहुत सारे टर्मिनल्स होते हैं जो पूरी कंट्री में फैले हुए हैं, जो कि किसके साथ जुड़े हुए हैं, वो सब ब्रोकर्स के साथ जुड़े हुए हैं, जिसको आप अप्रोच करने वाले हैं एज एन व्हेन यू वांट्स टू बाय सम सिक्योरिटीज और वांट टू सेल सम सिक्योरिटीज इन द मार्केट. जब आप कुछ बेचना या खरीदना चाहते हैं तो आप ब्रोकर्स को अप्रोच करते हैं. ओके, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज डन थ्रू ब्रोकर्स हु आर मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. यानी आपको जब भी कोई सिक्योरिटीज को बाय करना है या सेल करना है तो आपको किसको अप्रोच करना पड़ेगा, ब्रोकर को अप्रोच करना पड़ेगा, जो कि रजिस्टर्ड मेंबर होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज का, यानी उसके पास मेंबरशिप होनी चाहिए. Every broker has to have access to a computer terminal that is connected to the main stock exchange. यानी हर ब्रोकर के पास एक कंप्यूटर टर्मिनल होता है जो कि मेन स्टॉक एक्सचेंज के कंप्यूटर टर्मिनल के साथ, कंप्यूटर सर्वर के साथ अटैच होता है. ओके, इन दिस स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग अ मेंबर लॉग्स ऑन टू द साइट and any information about the shares, that is company, member, etc. he wishes to buy or sell and the price is fed into the computer. यानी आपने जब भी आपके माइंड में आया कि भाई आपकी विलिंग हो गई है किसी कंपनी के शेयर्स को बेचने की या खरीदने की, इनफैक्ट हम यहाँ बात कर लेते हैं, सपोज आप खरीदना चाहते हैं किसी कंपनी के शेयर्स को, तो आप किसको अप्रोच करेंगे, पहले आप ब्रोकर को अप्रोच करेंगे. अब उस ब्रोकर के पास एक मेंबरशिप होनी चाहिए, वो रजिस्टर्ड मेंबर होना चाहिए. अगेन उसके पास एक रजिस्टर्ड टर्मिनल, कंप्यूटर टर्मिनल होगा जो कि मेन सर्वर के साथ, स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर के साथ कनेक्टेड होना चाहिए. अब वो मेंबर करेगा क्या, वो ब्रोकर करेगा क्या, सबसे पहले लॉगिन करेगा अपने उस टर्मिनल में और लॉगिन करने के बाद आपके इंफॉर्मेशन को उसमें फीड करेगा कि आप कौन सी कंपनी का शेयर किस प्राइस पर खरीदना चाहते हैं. आपकी सारी इंफॉर्मेशन उसमें फेड अप कर देगा, फीड कर देगा.
और उसके बाद क्या होने वाला है, अब उसके कंप्यूटर में, जो ब्रोकर का कंप्यूटर था, उसमें एक सॉफ्टवेयर डला होता है। वो सॉफ्टवेयर इस तरीके से डिजाइन होता है कि जो इंफॉर्मेशन आपने उसमें फीड की है उसके हिसाब से वो मैचिंग फिगर फाइंड आउट करता है। यानी आपने सपोज उसमें मैच करा कि एक कंपनी का शेयर यदि 22 रुपीज प्राइस का हो जाएगा विद इन दिस टाइम, तो आप उसकी बाइंग करने के लिए रेडी हैं और कितनी क्वांटिटी आप खरीदना चाहते हैं यह आपने मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब जैसे ही सॉफ्टवेयर को लगता है कि जो प्राइस आपने फीड किया है और जिस टाइम पर फीड किया है और जितनी क्वांटिटी आप खरीदना चाहते हैं वो सब मैचअप हो रही हैं आपकी रिक्विजिट्स के साथ, आपकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यदि मैचअप हो गई हैं, उसी समय वो ट्रांजैक्शन क्या होती है, कंप्लीट, यानी एग्जीक्यूट हो जाती है और वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। यानी आपके लिए वो ब्रोकर ने वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दी, एग्जीक्यूट कर दिया आपका ऑर्डर। The computer in the broker office is constantly matching the order. जो कंप्यूटर ब्रोकर के ऑफिस में था जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन फीड की गई थी, वो बार बार मैच करता रहता है। वो प्राइसेस जो जो चेंज हो रहे हैं वो अकॉर्डिंगली जो आपने प्राइस फीड किया था उसके साथ मैच कर रहा है। जैसे ही वो मैच कर जाएगी बिड आपकी ऑफर प्राइस के साथ, उसी समय वो आपके उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करता है। इस तरीके से उसमें प्रोसेसिंग होती है। ओके, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ एडवांटेजेस। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम की हमने इतनी सारी बात कर ली, तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्या क्या फायदे हैं इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम के। पहले हम फ्लोर एरिया पे जाके जो ऑक्शन करते थे, बिडिंग करते थे, उसमें फर्क क्या दिख रहा है। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी। इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सभी प्राइसेस को सामने से देख रहे होते हैं। कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता इसके अंदर मार्केट को, क्योंकि वो स्प्रेडेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी कंट्री में फैले हुए हैं वो सब, तो सबके सामने प्राइसेस भी सामने चल रहे हैं और वो अकॉर्डिंगली अपनी डिमांड फुलफिल करते हैं, अपनी डिमांड के हिसाब से अपना प्राइस फीड करते हैं। इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, सामने सबके सामने क्लियर कट पिक्चर चल रही है, ऑनलाइन है, जो सब देख रहे हैं। नंबर 2, सेकेंड एडवांटेज है, इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग पास्ड ऑन। जो कंप्यूटर के ऊपर इंफॉर्मेशन चल रही है इससे क्या होने वाला है, इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज हो रही है, सारी इंफॉर्मेशन पता लग रही है। कैपिटल मार्केट में कई बार क्या होता है, इग्नोरेंस होने की वजह से कोई आपको ब्रोकरेज, जो ब्रोकर होता है आपका, वो आपका एडवांटेज ले सकता है। बट आपके सामने यदि सारी पिक्चर क्लियर है, आपको दिख रहा है कि किसी भी सिक्योरिटी का प्राइस क्या है, तो आपका वो एडवांटेज नहीं ले पाएगा, आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, आपको फूल नहीं कर पाएगा। तो इससे भी एफिशिएंसी बनने वाली है, किसको लेके, इंफॉर्मेशन को लेके, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच पा रही है जो कि पहले शायद नहीं पहुंच पाती थी। केवल आप ब्रोकर पे विश्वास करके पहले आप बाइंग करते थे, अब सब चीजें कंप्यूटर स्क्रीन पर अवेलेबल है, तो सब क्लियर कट पिक्चर आपको सामने विजिबल है। ठीक है। थर्ड जो एडवांटेज है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम की है, वो इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। अब जो ट्रांजैक्शन का जो एग्जीक्यूशन का टाइम है वो बहुत कम हो गया, एट द सेम टाइम खर्चा भी कम होता है। पहले आपको विजिट करना पड़ता था प्लेस पर, फिर वहां ब्रोकर को ढूंढना पड़ता था, ब्रोकर आपकी तरफ से बिडिंग करता था। यदि कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ गलती हो गई, मान लीजिए उस समय पर आपने कोई प्राइस बताया, उसने कुछ गलत सुन लिया, गलत फीड करके आपकी बिडिंग कर दी, तो उसके अंदर आपका लॉस होता था, यानी वहां एरर के चांसेस भी थे। बट अब आप यहाँ पर अपनी मर्जी से फीड कर रहे हैं कोई डाटा, आपने प्राइस फीड करा है, उसमें क्वांटिटी फीड करी है, तो यहाँ पे एरर के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। एट द सेम टाइम कम लगता है। जैसे ही वो प्राइस आएगा आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आपने प्राइस फीड कर दिया, अपने आप सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट कर देगा उस ऑर्डर को, जैसे मीट करेगा आपका क्राइटेरिया उसके साथ। तो टाइम भी बचता है, कॉस्ट भी बच रही है और एरर भी कम हो जाती है इसमें। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है हमारी। ओके, एंड फोर्थ एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम इज इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री पीपल। जो पता नहीं कहाँ से कंट्री के किस पार्ट से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, यानी उनके लिए अब ये फिजिबल हो चुका है कि वो घर बैठ के भी उस ट्रांजैक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं थ्रू ब्रोकर्स और मेंबर्स विदाउट नोइंग ईच अदर। वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, तब भी वो कहीं पर भी बैठ के अपनी ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इंप्रूव करती है लिक्विडिटी को, कि आपको कहीं अप्रोच नहीं करना पड़ेगा कि आपको मार्केट में जाके बेचना है। तो आप सोचेंगे भाई मैंने सिक्योरिटी तो खरीद ली थी, अब मैं बेचनी है, मुझे पैसे की जरूरत है, तो कब बेचूंगा, कैसे पैसे मिल पाएंगे मुझे यदि लिक्विड यानी कैश की जरूरत है इमरजेंसी में, तो कैसे बेचूंगा। केवल आपने नॉर्मल अपने ब्रोकर को एक फोन करना है, उसने वो फीड कर दिया डाटा की किस प्राइस पर आप बेचने को तैयार है, जैसे क्राइटेरिया मैच करेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगी ट्रांजैक्शन। तो यानी यहाँ पर लिक्विडिटी भी आसानी से मैचअप हो जाती है। लास्ट जो एडवांटेज है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम का वो है अ सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैज बीन प्रोवाइडेड। अब आपको कहीं अलग अलग जगहों पर जाने की जरूरत नहीं है, सब अवेलेबल है उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ऑनलाइन में सब अवेलेबल है, जहां भी कंट्री का है वो सब स्क्रीन पर अवेलेबल देख रहे हैं सब चीजों को। तो इसका मतलब एक सिंगल प्लेटफॉर्म हो गया जहां पर सब अप्रोच करेंगे, जहां पर सब इकट्ठे होकर सभी ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग सेंटर बन गया बेसिकली, और ऑल ओवर द कंट्री सब उस ट्रांजैक्शन को वहीं बैठ के उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम का। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया एडवांटेजेस ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। Our next topic is dematerialization। अब ये dematerialization होता क्या है? The process where securities are held by the investor in the physical form are cancelled and the investor is given an electronic entry or number so that he or she can hold it as an electronic balance or electronic form in an account called dematerialization। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सिक्योरिटीज को जैसे हम फिजिकल फॉर्म में रखते थे, पहले हमें सर्टिफिकेट मिलता था, शेयर सर्टिफिकेट, और हम उसको संभाल के रखते थे, उसमें वियर एंड टियर होने के चांसेस भी होते थे। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसे डीमैटेरियलाइज कर देते हैं। कैसे करते हैं? यानी इस प्रोसेस में हम अपने उस फिजिकल सर्टिफिकेट को कैंसिल करवाते हैं, एक इन्वेस्टर जाके उसे कैंसिल कराता है और उसके बदले में एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री कन्वर्ट करा लेता है इलेक्ट्रॉनिक एंट्री में, यानी आपको एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मिल जाता है और आपका वही सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको एक अकाउंट में ट्रांसफर करके मिल जाता है। और इस प्रोसेस को ही हम डीमैटेरियलाइजेशन कहते हैं। यानी अब आप उस सर्टिफिकेट को फिजिकल फॉर्म में कैरी करेंगे नहीं, अब वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पड़ा है और प्रिजर्व है, उसमें कोई वियर एंड टियर के चांसेस नहीं है, वो बिल्कुल सिक्योर्ड है और आप ही उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, एंड दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इज कॉल्ड डीमैटेरियलाइजेशन। उसी को हम डीमैटेरियलाइजेशन बोलते हैं। ओके ओके, तो हम बात कर लेते हैं कि डीमैटेरियलाइजेशन की बात तो हमने कर ली, क्यों जरूरी है ये? The Securities and Exchange Board of India, that is SEBI, has made it mandatory। SEBI ने क्या किया? मैंडेटरी कर दिया है for the settlement procedure to take place in DMAT form। कि वो बोल रहा है कि जब भी हम सेटलमेंट प्रोसीजर करेंगे तो कुछ सेलेक्टेड सिक्योरिटीज को लेके आपको डीमैट फॉर्म में ही उसको सेटलमेंट को प्रोसीजर को कंप्लीट करना होगा। यानी आपके पास डीमैट होना चाहिए। उसने कंपल्शन कर दिया है कुछ सेलेक्टेड सिक्योरिटीज को लेके। ओके, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या हो रहा है उसके अंदर, कैसे प्रोसीजर होता है, डीमैटेरियलाइजेशन क्यों जरूरी हो रहा है। होल्डिंग शेयर्स इन डीमैट फॉर्म इज वेरी कन्वीनियंट। हमें मालूम है कि डीमैट फॉर्म में हम यदि रखते हैं किसी भी सिक्योरिटीज को, क्योंकि हमें फिजिकली नहीं रखना, तो अगेन यदि फटना टूटना फूटना के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं उसमें। ओके, तो डीमैट क्या होता है? बेसिकली डीमैट इज अ जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट। फिजिकल शेयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आप चाहें तो अपने फिजिकल शेयर्स को, शेयर सर्टिफिकेट या शेयर वारंट को बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और चाहें तो अपने उसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को जो आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा था सर्टिफिकेट, उसे वापस से फिजिकल सर्टिफिकेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आप उसे वापस से रिकन्वर्ट करेंगे फिजिकल सर्टिफिकेट में, तो उसको हम बोलते हैं रीमैटेरियलाइजेशन। यानी वापस से आप मटेरियल फॉर्म में लेके आ गए उसे। यदि आप उसे डीमैटेरियलाइज करते हैं, इसका मतलब आप उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ला रहे हैं। उसे आप रीमैटेरियलाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसे फिजिकल सर्टिफिकेट फॉर्म में ला रहे हैं। ओके, next is dematerialization enables shares to be transferred to some other account just like cash। जैसे आप एक नॉर्मल आदमी को कैश ट्रांसफर करते हैं या बैंक के थ्रू पैसे ट्रांसफर करते हैं, वैसे ही डीमैटेरियलाइजेशन में बहुत ही आसान होता है अपने उन सर्टिफिकेट्स को, उन सिक्योरिटीज को जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पड़ी है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पहुंचाना बहुत ही आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। केवल एक सिंगल अकाउंट में आपके सारे सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं और आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन इंप्लीमेंट करते हैं तो केवल आपके अकाउंट से वो डेबिट हो जाएगा और दूसरे के अकाउंट में जाके वो क्रेडिट हो जाएगा। ओके, These demat securities can even be pledged or hypothecated to get loans। यदि मान लो आपको फ्यूचर में कोई पैसे की जरूरत पड़ रही है और आप अपनी उन सिक्योरिटीज को बेचना नहीं चाहते, तो आप उसे प्लेज भी कर सकते हैं, किसी के पास गिरवी भी रख सकते हैं और उसके बेसिस पर आपको लोन भी मिल सकता है। यानी इतनी वो लिक्विड फॉर्म में होती है कि उसके बेसिस पर आपको इजिली लोन भी ग्रांट किया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका डीमैटेरियलाइजेशन का। देयर इज नो लॉन्गर नो डेंजर एज फार एज लॉस इज कंसर्न। यानी यहाँ पे आप लॉस का कोई चांस नहीं है, थेफ्ट का भी कोई चांस नहीं है। जैसे आपसे मान लो आपके हाथ में आपके सर्टिफिकेट थे जो कि बेरर सर्टिफिकेट थे, कोई उठा के ले गया, किसी ने चोरी कर लिया, कोई फोर्जरी करके ले गया, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस बिल्कुल रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि आपको कैरी करके जरूरत ही नहीं है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है। अब कोई उसको चोरी तो कर ही नहीं सकता किसी भी हाल में। इसका मतलब डेंजर ऑफ लॉस बिल्कुल मिनिमाइज या बिल्कुल रिड्यूस किया, खत्म ही हो जाता है इनफैक्ट। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है डीमैटेरियलाइजेशन का। Next is, it is the broker's responsibility to credit the investor's account with the correct number of shares as and when the investor is going to purchase some shares। जैसे कुछ शेयर्स खरीदता है और उसे डीमैटेरियलाइज फॉर्म में क्रेडिट किया जाता है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कराना? ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन्वेस्टर के अकाउंट में जाके जितने भी शेयर्स उस इन्वेस्टर्स ने खरीदे हैं उसके अकाउंट में जाके क्रेडिट कर दे। क्रेडिट का मतलब यहाँ पे है जोड़ देना, तो आपके अकाउंट में जाके उतने ही शेयर्स क्रेडिट हो जाते हैं और जब आप बेचते हैं तो वही डेबिट हो जाते हैं। तो ये रोल किसका है यहाँ पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है डेबिट क्रेडिट कराने की? ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, तो मुझे लगता है आपको डीमैटेरियलाइजेशन को लेकर सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे कि डीमैटेरियलाइजेशन होता क्या है। अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टर्म पर।
ओके तो हमारी अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है डिपॉजिटरी। अब ये डिपॉजिटरी कौन होते हैं? अ डिपॉजिटरी इज लाइक अ बैंक एंड कीप सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब हमने बात तो कर ली कि डीमेटलाइजेशन होता है, ये डीमेटलाइजेशन होता तो है बट कैसे होता है? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है, एक ऐसा बैंक होता है, एक ऐसा वे होता है, एक ऐसा मीडियम होता है जिसके थ्रू आप अपने सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जिनके पास प्रिजर्व करके रखते हैं, जहां पर वो अकाउंट ओपन होता है वो होता है डिपॉजिटरी, जहां पर आपके सभी सिक्योरिटीज को आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अकाउंट ओपन करके प्रिजर्व करके रख सकते हैं। यानी सभी अकाउंट कहां ओपन किए जाते हैं? डिपॉजिटरी के साथ। ओके, ऑल शेयर्स कैन बी डिपॉजिटेड, वहां पे हर तरह के शेयर्स को डिपॉजिट किया जाता है। दे कैन बी विड्रॉन सोल्ड एट एनी टाइम एंड इंस्ट्रक्शन टू डिलीवर और रिसीव शेयर ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर। यहां से कभी भी इन्वेस्टर चाहे तो वो किसी और को ट्रांसफर भी कर सकता है, किसी और से रिसीव भी कर सकता है। यानी यहाँ पर डिपॉजिट भी हो सकते हैं शेयर्स, और यानी डेबिट भी हो सकते हैं और क्रेडिट भी हो सकते हैं। बट अगेन ये जो डिपॉजिटरी होता है ये कौन होता है? अगेन ध्यान रखना, ये बैंक होता है जहां पर आपका अकाउंट ओपन होता है। हम डिपॉजिटरी की बात भी करें तो इंडिया में सबसे पॉपुलर दो ही डिपॉजिटरी है, वो है NSDL एंड CDSL। फर्स्ट वन इज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, first one is National Securities Depository Limited and second one is the Central Depository Service Limited। तो हम पहले बात कर लेते हैं NSDL की। It is the first and largest depository presently operational in India। ये सबसे बड़ा और सबसे largest depository है जो कि इंडिया में operational है। It was prompted as joint venture of IDBI and UTI and the National Stock Exchange, that is NSE। तो ये joint venture में काम कर रहा है किसके साथ? किसके साथ काम कर रहा है? IDBI, UTI और स्टॉक एक्सचेंज के साथ। कौन से? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के साथ। जबकि हम बात करें CDSL की तो ये सेकेंड डिपॉजिटरी है टू कमेंस ऑपरेशन एंड वाज प्रमोटेड बाय द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड द बोर्ड ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। यानी ये जो कोलैबोरेशन की थी, ये जॉइंट वेंचर किसका था? ये BSE का था और बैंक ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन से सेकेंड डिपॉजिटरी जो बना वो था CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। यानी आप इन दोनों में से कहीं पर भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो जिससे आपके सिक्योरिटीज को आप डीमेटलाइज फॉर्म में यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वहां पर प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ओके, तो हमें क्लियर हो गया कि हमें अकाउंट कहां पे ओपन करना है? डीमैट डिपॉजिटरी के साथ खोलना है। तो किस लिए करना है? डीमेटलाइज फॉर्म में अपने सिक्योरिटीज को रखने के लिए। ओके, तो आपको अब मुझे लगता है डीमेटलाइजेशन भी क्लियर हो चुका होगा और डिपॉजिटरी भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि डिपॉजिटरी क्या होते हैं। ओके ओके, अब हम आते हैं अपने थर्ड इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स की तरफ जो डिपॉजिटरी सिस्टम में आता है। डिपॉजिटरी जो सिस्टम हमारा उसमें तीन हमने बात करी है, जो डीमेटलाइजेशन की बात कर ली थी फर्स्ट और सेकंड थी डिपॉजिटरी की। अब हम बात करें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं? ये वो इंटरमीडिएटरीज होते हैं जो एक्चुअली आपको यानी इन्वेस्टर को डिपॉजिटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। यानी आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप डायरेक्टली अप्रोच नहीं करेंगे किसी भी डिपॉजिटरी को, आप डायरेक्टली अकाउंट नहीं खोल सकते वहां जाके, या आप डायरेक्टली उनको कोई भी इंस्ट्रक्शन पास और नहीं कर सकते। तो आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको डिपॉजिटरी के साथ लिंक करे, बेसिकली एक ऐसा मिडिलमैन चाहिए, उसी को हम बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता क्या है? वो पार्टिसिपेंट जिसके पास सेबी से मेंबरशिप मिल चुकी होती है, जिसके पास सर्टिफिकेट होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनने का, वो उसके थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। कहां पर? डिपॉजिटरी के पास। तो बेसिकली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हुआ क्या? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर्व्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द डिपॉजिटरी। यानी आप जब भी कोई अकाउंट ओपन करना चाहते हैं अपना डीमैट अकाउंट जो कि आप डिपॉजिटरी के साथ खोलना चाहते हैं, वेदर इट इज NSDL और CSDL, तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? DP की हेल्प लेनी पड़ेगी। DP इज नथिंग बट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो आपके लिए एक मिडलमैन का काम करेगा और आपका अकाउंट DP के साथ ओपन कर देगा। ओके, अब ये DP यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन से हो सकते हैं? कौन होता है DP? तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई बैंक, कोई क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, कोई स्टॉक ब्रोकर्स और कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन को भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनाया जा सकता है। कंडीशन क्या है कि उसके पास सर्टिफिकेट, मेंबरशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कौन इशू करता है? सेबी इशू करती है। तो वो सर्टिफिकेट लेने के बाद वो इस तरह की सर्विसेज आपको इन्वेस्टर को प्रोवाइड कर सकता है। इफ द इन्वेस्टर इज बाइंग एंड सेलिंग द सिक्योरिटीज थ्रू द ब्रोकर और द बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन, इट एक्ट्स एज अ DP। यदि आप किसी भी ऐसे बैंक के साथ या नॉन बैंकिंग फाइनेंशिंग कॉर्पोरेशन के साथ आप कोई अपनी बाइंग और सेलिंग परफॉर्म कर रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि वो आपका DP है जो आपके डिपॉजिटरी के साथ इंटरैक्ट कर रहा है और आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करवा रहा है वहां पर और आपके बाइंग और सेलिंग को परफॉर्म कर रहा है। तो वो वहां पे कौन सा रोल प्ले कर रहा होगा उस समय पर? वो बैंक या वो इंस्टीट्यूशन वो DP का रोल प्ले कर रहा होगा। तो हमें क्लियर हो चुका है कि डीमैटेरियलाइजेशन क्या होता है, डिपॉजिटरी कौन होते हैं और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, वर्किंग ऑफ द डीमैट सिस्टम। कैसे एक डीमैट सिस्टम काम करता है। ओके,
ओके, तो किस तरीके से डीमैट सिस्टम वर्क करता है हम उसके बारे में बात करते हैं. ओके, a depository participant that is DP, either a bank, broker or financial services company may be identified. सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आपका DP कौन है. कोई बैंक है, कोई ब्रोकर है, कोई फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, ये आप पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं. ओके, एन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एंड डॉक्यूमेंटेशन, आप उनके साथ अकाउंट ओपनिंग कर लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं. उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, जो कि पैन कार्ड हो सकता है, आपकी फोटो हो सकती है, पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे डिमांड किए जाएंगे. उसके बेसिस पर आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा. ओके, द फिजिकल सर्टिफिकेट इज टू बी गिवन टू द डीपी. उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी सर्टिफिकेट आपने खरीदा था, जो शेयर्स आपने खरीदे हैं या सिक्योरिटीज आपने खरीदी हैं, वो आप किसको हैंड ओवर करेंगे, डीपी को, अपने उस मिडिल पर्सन को जिसके थ्रू आपने वो डीमैट अकाउंट ओपन किया, वेदर इट इज बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, जिसके साथ भी आपने वो अकाउंट ओपन किया है, आप उसको अपना वो फिजिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे. अब वो क्या करने वाला है, उसके साथ साथ आपने जब वो सर्टिफिकेट देना है, उसके साथ एक रिक्वेस्ट फॉर्म भी देना है. वो रिक्वेस्ट फॉर्म किस चीज का होगा, डीमेटेरियलाइजेशन का होगा, जिसमें आप ये बताएंगे कि भैया मैं अपने इस सर्टिफिकेट को, अपने शेयर सर्टिफिकेट को या अपनी सिक्योरिटी को डीमेटेरियलाइज कराना चाहता हूं सर. वो रिक्वेस्ट फॉर्म हम भर देंगे साथ साथ. तो ये 3 स्टेप हो गए. पहले आपने ये फाइनल कर लिया कि डीपी कौन है, फिर आपने रिक्विजिशन दे दिए, फॉर्म दे दिया अपना डीमैट अकाउंट खोलने के लिए. तीसरे में आपने एक सर्टिफिकेट दे दिया जिसको आप डीमेटेरियलाइज कराना चाहते हैं, अलॉन्ग विद रिक्विजिशन फॉर्म, रिक्वेस्ट फॉर्म भी दे दिया साथ में. अब क्या होगा उसके बाद, इफ शेयर्स आर अप्लाइड इन अ पब्लिक ऑफर, जो शेयर्स, यदि आप यहाँ पे जो सर्टिफिकेट आपने दिया, यदि वो पब्लिक ऑफर के थ्रू अप्लाई किया गया था, तो आपको केवल अपनी सिंपली डिटेल्स ऑफ डीपी एंड डीमैट अकाउंट आर गिवन. आप केवल क्या क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, डीपी की डिटेल्स जिसके थ्रू खरीदा गया था, एंड डीमैट अकाउंट की डिटेल यदि पहले से कोई खुला हुआ है तो वो प्रोवाइड कर देंगे. एंड द शेयर्स ऑन अलॉटमेंट वुड ऑटोमेटिकली बी क्रेडिट टू द डीमैट अकाउंट. और इसका मतलब जैसे ही आप वो खरीदेंगे, मान लो आपने कोई ट्रांजैक्शन की, उसके बाद डीमैट अकाउंट खुल गया, अब आप एक नया शेयर खरीदने चाह रहे हैं, और नया शेयर जो आपने खरीदा या नई सिक्योरिटी आपने खरीदी, वो किसी ऐसे ऑफर के थ्रू खरीदी जो कि पब्लिक ऑफर था. क्या था, पब्लिक ऑफर. तो किसी भी डीपी के थ्रू आपने खरीदी हो, तो बस आप केवल उस डीपी की डिटेल और अपना डीमैट अकाउंट केवल आपने बताना है कि किस डीमैट अकाउंट के थ्रू खोला है, क्योंकि आप एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं. ओके, तो आपने पब्लिक अपनी वो डिटेल दे देनी है डीपी की, और डीमैट अकाउंट का नंबर दे देना है, और आपने जो भी शेयर्स खरीदे हैं वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में जाके क्या हो जाएंगे, क्रेडिट. अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप सिक्योरिटीज खरीदते हैं तो वो आपके डीमैट अकाउंट में जाके क्रेडिट होते हैं, मींस जुड़ जाते हैं. और जब आप सिक्योरिटीज को सोल्ड आउट करते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट से वो डेबिट हो जाते हैं. तो ये ध्यान रखना है, क्रेडिट कब होते हैं, जब आप खरीदते हैं, बाइंग करते हैं, और सोल्ड जब करते हैं तो क्या होगा, डेबिट होते हैं. ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही आपने डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं आप, तो उसके बाद जब भी आप बाइंग करते हैं तो केवल आपको अपने डीपी और अपने डीमैट अकाउंट की डिटेल देनी होती है, और वो आपके शेयर्स जो होते हैं वो इमीडिएटली आपके उस डीमैट अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाते हैं. ओके, ये तो बात हुई जब आपने कोई सिक्योरिटीज मार्केट से खरीदी. बट इफ यू आर सेलिंग समथिंग, यदि आप कोई सिक्योरिटीज बेच रहे हैं, तब क्या होगा, इफ शेयर्स आर टू बी सोल्ड थ्रू अ ब्रोकर, देन डीपी इज टू बी इंस्ट्रक्टेड टू डेबिट द अकाउंट विद द नंबर ऑफ शेयर्स. तो आप डीपी को इंस्ट्रक्ट कर देंगे, भैया कि मैंने इतने शेयर्स बेच दिए हैं, आप इसको डेबिट कर दीजिए, और वो आपने ट्रांजेक्शन डिटेल दे देनी है अपनी उस डीपी को. ओके, या इनफैक्ट यदि आपने उसी डीपी के थ्रू वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म करी है, तो आप अपने उसको इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर देंगे, और वो वहां से आपके अकाउंट में से उतने शेयर्स डेबिट कर देगा. The broker then gives instruction to his DP for delivery of the shares to the stock exchange. अब ब्रोकर का काम यहाँ पे से अराइज होता है कि ब्रोकर उसी समय इंस्ट्रक्शन किसको देता है, डीपी को देता है, फॉर डिलीवरी ऑफ द शेयर्स टू द स्टॉक एक्सचेंज. वो बता देगा भैया कि आपने बेच दिए तो डिलीवरी कर दे शेयर्स की स्टॉक एक्सचेंज को. द ब्रोकर देन रिसीव्स पेमेंट एंड पे द पर्सन फॉर द शेयर सोल्ड. और यदि आपने बेचे थे तो ब्रोकर रिसीव भी कर लेगा आपके पैसे आपके अकाउंट से, और आपके अकाउंट में जाके वो जोड़ देगा, यानी क्रेडिट कर देगा. यानी आपके बैंक अकाउंट में तो मनी क्रेडिट हो जाएगी, और आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स, यानी जो आपका डीमेटेरियलाइज अकाउंट था, वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आपने सोल्ड आउट किए हैं शेयर्स. तो 2 अकाउंट है यहाँ पर, ध्यान रखना, दोनों में डिस्टर्ब नहीं करना अपने आप को. पहला है बैंक अकाउंट जहाँ पे मनी आने वाली है, क्रेडिट होगी वो मनी, यानी आपके अकाउंट में पैसे आने वाले हैं, और दूसरा होता है आपका डीमैट अकाउंट जहाँ पे से शेयर्स डेबिट होने वाले हैं. ओके, ऑल दीज ट्रांजेक्शंस आर टू बी कंप्लीटेड विद इन 2 days. ये पूरा प्रोसेस जो होता है ये 2 दिन में खत्म होता है. दैट मीन्स डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड पेमेंट रिसीविंग. इसी को हम बोलते हैं T+2 बेसिस. ओके, पहले ये कुछ ज्यादा होता था, अब इसको हम T+2 बेसिस सेटलमेंट पीरियड कहलाते हैं. ये क्या कहलाता है, T+2 बेसिस सेटलमेंट पीरियड बोलते हैं हम इसे. ओके, तो ये पूरा सिस्टम था डीमैट का, जैसे ये वर्क करता है. अब थोड़ा सा हम इसी के बारे में और डिटेल में बात करते हैं. हमने जो बोला कि कैसे वर्क करता है डीमैट, अब उसके हम बात करेंगे कि अब एक्चुअली में ट्रांजैक्शंस कैसे कैसे स्टेप्स ऑफ फॉरवर्ड करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं किसी भी एक ट्रेडिंग प्रोसीजर के अंदर. मान लीजिए आप कोई अब ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, कोई आप सिक्योरिटीज खरीदना चाहते हैं, तो क्या क्या स्टेप्स आपको उठाने पड़ेंगे, और इसी को हम बोलते हैं
ट्रेडिंग प्रोसीजर। क्या बोलते हैं इसे हम? ट्रेडिंग प्रोसीजर। तो क्या क्या स्टेप्स हैं एक ट्रेडिंग प्रोसीजर के अंदर? यहाँ पे स्टेप्स लिस्ट आउट करें, मैं एक बार जल्दी से पढ़ देता हूँ उसको। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, सेकेंड वन इज ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट, थर्ड वन इज प्लेसिंग द ऑर्डर, नंबर फोर्थ इज एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर एंड लास्ट वन इज सेटलमेंट। अब इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, कि आप पहले सबसे पहला काम क्या करना है, आपने ब्रोकर फाइनलाइज करना है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज कैन ओनली बी डन थ्रू सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर। यदि आप कोई भी सिक्योरिटीज खरीदना चाहते हैं, लिस्टेड सिक्योरिटीज, तो आपको सबसे पहले अप्रोच करना पड़ेगा किसी रजिस्टर्ड ब्रोकर को, जो कि स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होना चाहिए। आप उस ब्रोकर को अप्रोच करेंगे। अब ब्रोकर वो कोई भी हो सकता है, वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, वो कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, वो कॉर्पोरेट बॉडी भी हो सकती है। तो पहला स्टेप क्या हो गया कि आपने सेलेक्ट करना है वो ब्रोकर जो आपके लिए वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करे आपके बिहाफ के ऊपर। ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। ओके, अब मैं सेकेंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। ओके, आवर सेकेंड स्टेप इज ओपनिंग डीमैट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी। अब आप डीमैट अकाउंट खोलने वाले हैं, तो कहां खुलता है डीमैट अकाउंट? बताया था मैंने आपको, डीमैट अकाउंट खुलता है डिपॉजिटरी के पास। तो डीमैट अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट विच एन इंडियन सिटीजन मस्ट ओपन विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। आपको अप्रोच करना पड़ेगा डीपी को, ध्यान रखना, आप डिपॉजिटरी को अप्रोच नहीं करेंगे। आप किसको अप्रोच करेंगे? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को अप्रोच करेंगे टू ट्रेड इन लिस्टेड सिक्योरिटीज, जो आपके लिए फिर लिस्टेड सिक्योरिटीज में डील करते हैं। ध्यान रखना ये बात, लिस्टेड सिक्योरिटी में डील करते हैं। आप उन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को आपने वहां पर जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लेना है। These securities are held in the electronic form by a depository। अब वहां पर जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होगा वो आपकी उन सिक्योरिटीज को जो आपने बाइंग करी है या सेलिंग करते हैं, जो आप बाय करते हैं, वो डिपॉजिटरी के पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो आपका अकाउंट खुलवा देंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपकी सभी सिक्योरिटीज को रखा जाता है। डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको डिपॉजिटरी क्या होता है। इज एन इंस्टीट्यूशन और एन ऑर्गेनाइजेशन जो आपके लिए आपकी सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखता है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। एट प्रेजेंट इन इंडिया देयर आर टू डिपॉजिटरी, ये क्लियर हो चुकी है बात। एक NSDL है और एक CDSL है। एंड देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर। आप एज एन इन्वेस्टर कभी भी डायरेक्टली डिपॉजिटरी को अप्रोच नहीं करेंगे। आप किसके थ्रू करेंगे ये अप्रोच? आप हमेशा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू अप्रोच करेंगे। वही आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन आपको बताएगा डिपॉजिटरी के थ्रू, और वही इंस्ट्रक्शन वहाँ देगा, और वहीं से इंस्ट्रक्शन जो भी मिलती है वो आपको पास ऑन करेगा। वो आपके लिए एक इंटरमीडिएटरी का काम कर रहा है। ओके, तो हमारा सेकंड स्टेप क्या था कि आप डीमैट अकाउंट खोलेंगे डिपॉजिटरी के साथ। किसकी हेल्प से? डीपी की हेल्प से, यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की हेल्प से। ओके, जब आप ये डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे होंगे तो आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वो स्टेप्स क्या क्या है? सबसे पहले तो आपको डीपी फाइनलाइज करना पड़ेगा कि आपका डीपी कौन होगा। ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होगा, उसी के थ्रू तो आप डिपॉजिटरी को अप्रोच, डिपॉजिटरी के पास अकाउंट खोलने वाले हैं, तो डीपी आप फाइनल कर देंगे। सेकंड वन, फिल एन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। फिर वहां पर आपने एक अकाउंट ओपन करना है, जिसको हम डीमैट बोलते हैं ना, उसके लिए अकाउंट का ओपनिंग फॉर्म होता है। वो फॉर्म आपने भरना है, फिलअप करना है, सबमिट करने हैं कुछ डॉक्यूमेंट जो आपसे मांगे जाएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं आपसे? आपसे पैन कार्ड मांगा जाएगा, आपसे आपको कोई एड्रेस प्रूफ, आपका इनकम प्रूफ, आपकी फोटोग्राफ, और हो सकता है आपसे कोई कैंसिल्ड चेक की डिमांड भी की जाए। ओके, जिसलिए कि कोई फ्यूचर में ट्रांजैक्शंस होती है तो उनके पास आपका कैंसिल्ड चेक होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में अटैच करने होंगे उस फॉर्म के साथ, जिससे आपका अकाउंट डीमैट अकाउंट खुल जाए। उसके ऊपर आप साइन कर देंगे उस एग्रीमेंट के ऊपर जो आप डीपी के साथ है। वेरीफाई करा जाएगा उस डॉक्यूमेंट्स को, सभी चीज़ों को, फॉर्म को भी, और उसके जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा आपको एक अकाउंट नंबर जनरेट हो जाएगा और आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी। वो अकाउंट नंबर आईडी जो होगी वही इस बात का प्रूफ होगा कि आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो चुका है। ओके, दिस इज हाउ डीमैट अकाउंट इज ओपन। इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर होता है डीमैट अकाउंट का, जो से ओपन होता है। तो ये कहाँ पर जाते हैं? डीपी के पास जाते हैं, जो आपके लिए सारा प्रोसेस कंप्लीट करता है। तो दिस इज द सेकंड स्टेप, जहाँ पे हमने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया। अभी तक हम 2 स्टेप परफॉर्म कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमने ब्रोकर फाइनलाइज करा। सेकंड में हमने डीमैट अकाउंट ओपन कर दिया। ब्रोकर इज डिफरेंट पर्सन, डीपी इज डिफरेंट पर्सन, माइंडेड, हाँ, ध्यान रखना है आपने इस बात का। थर्ड पे आते हैं हम, थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप इज प्लेसिंग द ऑर्डर। अब आप ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं। ऑर्डर आप किसके पास प्लेस करेंगे? आपने ऑर्डर किसको देना है? जैसे ही आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, द ऑर्डर कैन बी प्लेस टू द ब्रोकर, ईदर डीपी पर्सनली और थ्रू फोन। कई बार क्या होता है, आपका जो डीपी होता है वही आपका ब्रोकर भी हो जाता है, क्योंकि वो आपके लिए आपको ब्रोकर की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, तो आपका डीपी भी ब्रोकर होता है। तो कई केसेस में हम अपने डीपी को ही अपना ब्रोकर बना लेते हैं, क्योंकि आपको वो सर्विसेज देता है, इससे आपके खर्चे भी बच जाते हैं, कमीशन का खर्चा आपको ज़्यादा नहीं देना पड़ता। तो डीपी ब्रोकर भी हो सकता है, इसका भी ध्यान रखना है आपने। और यदि डीपी और ब्रोकर 2 डिफरेंट पर्सनालिटीज है, 2 अलग अलग हैं, तो आपने ब्रोकर को अप्रोच करना है और ब्रोकर के पास अपनी इंस्ट्रक्शन पास ऑन करनी है कि भाई आपके लिए ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म करे। ओके, तो वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन आप
फोन के थ्रू भी कर सकते हो, वो मेल के थ्रू भी कर सकते हो और वो पर्सनली भी कर सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टर मस्ट प्लेस द ऑर्डर वेरी क्लियरली स्पेसिफाइंग द रेंज ऑफ प्राइस एट विच सिक्योरिटीज कैन बी बॉट और सोल्ड। इन्वेस्टर्स को बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल क्लियर कट बताएगा कि वो कौन सी सिक्योरिटी, किस टाइप की सिक्योरिटी, कितनी क्वांटिटी में, किस प्राइस पर खरीदना चाहता है, यानी एवरीथिंग शुड बी क्लियर एनफ, जिससे कि कोई भी फ्यूचर में डाउट या डिस्प्यूट ना हो जाए उनके बीच में। ओके, तो ये क्लैरिटी चाहिए होती है, तो आपने ये सारी इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर देनी है, ठीक है। क्लियर हो गया, तो आपने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर दिया अपना। अभी तक हम 3 स्टेप्स परफॉर्म कर चुके हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। आवर फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, सेकंड वन इज ओपनिंग ऑफ डीमैट, थर्ड वन इज प्लेसिंग द ऑर्डर, एंड अब हमने फोर्थ पॉइंट पे आ चुके हैं। फोर्थ जो स्टेप है वो इसका है एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। आपने जो अब ऑर्डर दिया उसे एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वेस्टर, जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दी इन्वेस्टर को, द ब्रोकर एग्जीक्यूट्स द ऑर्डर, वो ब्रोकर एग्जीक्यूट करेगा। कैसे करेगा? वो आपके लिए या तो सिक्योरिटी खरीदेगा या बेचेगा, एज पर योर इंस्ट्रक्शन, जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए उसे। ब्रोकर प्रिपेयर्स अ कॉन्ट्रैक्ट नोट, इसके लिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाएगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट किसके बीच में? आपके और उसके बीच में, फॉर द ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। जैसे ही उसने आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट किया उसी समय आपने वो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बना देगा और उसमें सारी डिटेल फिलअप करेगा। वो डिटेल क्या क्या होती हैं? जैसे कंटेन्स द नेम एंड द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, जो भी आपने सिक्योरिटी खरीदी उसका नाम क्या है, उसका प्राइस क्या है, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उसमें, ऑन ब्रोकरेज क्या है उसकी, तो वो चार्ज करने वाला है आपसे, वो सभी उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में मेंशन करेगा और उस पर साइन कर देगा फिर, ठीक है। तो ये होता है उसका पार्ट, जो उसमें उसने ऑर्डर आपका पूरा का पूरा एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, अब हम आते हैं लास्ट स्टेप पर ट्रेडिंग प्रोसीजर के। लास्ट स्टेप क्या है अब यहाँ पर? सेटलमेंट। दिस मीन्स एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। यदि आपने बेचा तो आप ट्रांसफर करना पड़ेगा, यदि खरीदा तो आपके पास आएगी वो सिक्योरिटी। दिस इज द लास्ट स्टेज इन द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज डन बाय द ब्रोकर ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट। अब यहाँ पर रोल खत्म होने वाला है, उसके बाद जैसे ही वो ये सेटलमेंट कर देगा उसका रोल खत्म हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है? देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। यहाँ पर हम बेसिकली 2 टाइप की सेटलमेंट करते हैं, बट उसमें से जो आजकल प्रिवेलिंग है वो T+2 है, जो हम पहले बात करने वाले हैं उसको बोलते हैं ऑन द स्पॉट सेटलमेंट। क्या बोलते हैं इसे हम? ऑन द स्पॉट। दूसरी होती है फॉरवर्ड सेटलमेंट। तो यहाँ पर हम फिलहाल ज्यादा स्ट्रेस किस पर देने वाले हैं? ऑन द स्पॉट। दोनों डिस्कस करते हैं। तो पहली होती है ऑन द स्पॉट। इट मीन्स सेटलमेंट इज डन इमीडिएटली एंड ऑन द स्पॉट सेटलमेंट फॉलोज T+2 रोलिंग सेटलमेंट। इसमें T+2 मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया था, जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई उसके 2 दिन के अंदर आपको सेटलमेंट करनी होती है। यानी 2 दिन के अंदर यदि आपने सिक्योरिटीज बेची है तो आप वो जो आपके सर्टिफिकेट थे वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर देंगे बायर के अकाउंट में। ये आपका काम, आपकी ड्यूटी बनेगी। तो आपके बिहाफ पर आपका ब्रोकर और आपके डीपी ये काम परफॉर्म करने वाले हैं। और सेकेंडली, यदि आपने खरीदा है तो आपको पेमेंट करनी होगी T+2 डेज के अंदर। यानी T+2 यहाँ पर क्या मतलब होता है T+2 का? यानी ट्रांजैक्शन के बाद 2 दिन। सपोज आपने कोई ट्रांजैक्शन मंडे को की है तो उसके दूसरे दिन, यानी मंडे फर्स्ट डे हो गया, ट्यूसडे सेकंड डे हो गया, तो बाय वेडनेसडे यू हैव टू कंप्लीट द सेटलमेंट। आपको वो सेटलमेंट कंप्लीट करनी होगी, इसलिए हम इसको T+2 बोलते हैं। यानी ट्रांजैक्शन में +2 कर दीजिए। यदि ट्रांजैक्शन मंडे को हुई है तो उसके 2 दिन के अंदर, यानी मंडे को निकाल दीजिए, ट्यूसडे को निकाल दीजिए और वेडनेसडे को आप हर हालत में सेटलमेंट करेंगे। यहाँ पर सेटलमेट का मतलब भी 2 क्राइटेरिया है। यदि आप खरीद रहे हैं कोई सिक्योरिटी तो आपको पेमेंट करनी है सेटलमेंट करने के लिए, और यदि आप बाय कर रहे हैं तो आपको पेमेंट करनी है, और यदि आप सोल्ड आउट कर रहे हैं सिक्योरिटीज को तो आपको शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर करने होंगे, ठीक है। आपके अकाउंट में डेबिट होंगे और बायर के अकाउंट में क्रेडिट होंगे। इसी हम सेटलमेंट को बोलते हैं ऑन द स्पॉट या T+2 सेटलमेंट। ओके, एक और सेटलमेंट भी होती है, इसको हम फॉरवर्ड सेटलमेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इट मींस सेटलमेंट विल टेक प्लेस ऑन सम फ्यूचर डेट। इसमें कुछ और टाइम मिल जाता है। इसमें हम 2 ऑप्शन रखते हैं अपने पास, T+5, T+7। ये पहले होता था, आजकल ये कम होता है। आजकल हम T+2 को ही ज्यादातर ऑफर कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पे टाइम ज्यादा मिलता है, तो आप किस पे ज्यादा ध्यान देंगे? ऑन द स्पॉट वाले पे। ओके, बट एक बात का और ध्यान रखना है, जो ट्रांजैक्शंस होती है स्टॉक एक्सचेंज में, वो नॉर्मल जो स्टॉक एक्सचेंज की टाइमिंग है उसका ध्यान रखना है आपने। स्टॉक एक्सचेंज के जो नॉर्मल वर्किंग टाइम है वो होता है मॉर्निंग 9:55 से लेके आफ्टरनून में 3:30 तक। ये उनके नॉर्मल वर्किंग टाइम है। एट द सेम टाइम जो वर्किंग डेज है उनके, वो मंडे टू फ्राइडे है। सैटरडे और संडे को स्टॉक मार्केट बंद रहती है। तो इस बात को ध्यान रखना है। यदि किसी T+2 करते समय यदि सैटरडे संडे आ रहा है तो उससे पहले आपको सेटल करना पड़ेगा अपना पूरा सेटलमेंट प्रोसीजर। तो दिस इज द लास्ट स्टेप। तो हमने इस पूरे प्रोसीजर में क्या देखा, क्या क्या स्टेप्स हमने लिए थे? सबसे पहला स्टेप जो था वो क्या था कि आपने अपने ब्रोकर्स को सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। सेकेंड वन क्या था कि आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लेंगे। थर्ड में आपने क्या किया था? प्लेस कर दिया था ऑर्डर। फोर्थ में आपने क्या किया? आपके ब्रोकर ने आपके उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दिया। और फिफ्थ स्टेप में
आपको सेटलमेंट करानी है, आपके ब्रोकर्स को पेमेंट करेंगे, ब्रोकर्स आपके बिहाफ पर पेमेंट करने वाला, यदि आपने सिक्योरिटीज खरीदी है तो या फिर आपने बेची है तो आपके अकाउंट में पैसे आने चाहिए। एट द सेम टाइम आपको सर्टिफिकेट ट्रांसफर भी करने पड़ेंगे। ओके, इसके लिए हमें सेटलमेंट प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है जो कि T+2 ऑफर किया जाता है। ओके ना? ओके, तो हमने अभी डिस्कस क्या किया कि किस तरीके से ट्रेडिंग प्रोसीजर को फॉलो अप किया जाता है, क्या स्टेप्स होते हैं जो हमें एक स्टॉक एक्सचेंज में जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो क्या क्या स्टेप्स हमें उठाने पड़ते हैं। अब हम लास्ट टॉपिक ले रहे हैं इसका, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस। कौन से स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस होते हैं? तो नॉर्मली जो हम फॉलो करते हैं स्टॉक इंडिसेस, उसके नाम है पहला सेंसेक्स, ये आपने सुना होगा, और दूसरा निफ्टी। अब ये सेंसेक्स या निफ्टी होते क्या है, थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए कि सेंसेक्स क्या है या निफ्टी क्या है। ये बेसिकली इंडिसेस हैं या इंडेक्स बोल सकते हैं इसको हम। तो जो सेंसेक्स है ये किसका इंडेक्स है? ये BSE का इंडेक्स है, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। तो जब भी आपके सामने सेंसेक्स आए तो पूछा जाए ये किसका इंडेक्स है, तो आप क्या बताएंगे? BSE इंडेक्स है। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये इंडेक्स को? इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, BSE के जितने भी स्टॉक्स होते हैं, यानी जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं, कौन सी सिक्योरिटीज? जो की सेक्टर की सिक्योरिटी है, यानी जिसका मार्केट में वैल्यू कुछ अच्छा है, उनमें से 30 स्टॉक्स को हम कंसीडर करते हैं कम से कम, और उसके बेसिस पर ये इंडेक्स निकालते हैं। तो उस इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं? सेंसेक्स। कितने स्टॉक्स कंसीडर करते हैं उसके अंदर हम? 30 स्टॉक्स को कंसीडर किया जाता है। ध्यान रखना, कौन से सेक्टर के? की सेक्टर्स के। कहां से लेते हैं ये? BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के की सेक्टर्स में से 30 स्टॉक्स को कंसीडर करके ये इंडेक्स फाइंड आउट किया जाता है, और उस इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं? सेंसेक्स। ओके, यानी कुल मिलाकर ये एक डिपिक्ट करता है उस पिक्चर को हमें, जो BSE के अंदर जो भी स्टॉक मार्केट में शेयर्स चल रहे हैं वहां पर उसकी क्लियर कट पिक्चर बताता है कि मार्केट अप्स चल रही है या डाउन चल रही है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा इंडेक्स है वो है निफ्टी। ये आपने सुना होगा निफ्टी। तो ये निफ्टी किसका इंडेक्स है? निफ्टी इंडेक्स है NSE का। किसका? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। वो बात जो हमने सेंसेक्स बोला ये किसका था? ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का था। जबकि निफ्टी किसका है? NSE, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? इसकी कैलकुलेशन करने के लिए ये डायरेक्टली NSE में क्या होता है कि हम डायरेक्टली 50% की स्टॉक्स ले लेते हैं, यानी आधे की स्टॉक्स ले लिए हमने। किसके? की स्टॉक्स का मतलब है सिक्योरिटीज, जो मेजर की एरिया की सिक्योरिटीज हैं जो कि NSE में लिस्ट की गई हैं, वहां से हमने 50% सिक्योरिटीज के प्राइस को लेना है और उसके बेसिस पर इंडेक्स फाइंड आउट कर लेना है। और उस इंडेक्स को जो इस तरीके से फाइंड आउट होता है उसे हम निफ्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? निफ्टी। तो आपने नोटिस करा कि आज के इस पूरे सेशन में हमने पूरा डिस्कस किया कि किस तरीके से ट्रेडिंग प्रोसीजर इंप्लीमेंट होता है, और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में भी डिस्कस किया कि डिपॉजिटरी क्या होता है, डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है, डीमैट क्या होता है, डीमैट सिस्टम कैसे एक्चुअली वर्क करता है, और हमें यदि ट्रेडिंग करनी है तो क्या क्या स्टेप्स उसमें परफॉर्म होते हैं। और फाइनली हमने ये भी डिस्कस किया कि कौन से इंडेसेस हैं जो हमें मालूम होने चाहिए, जैसे कि सेंसेक्स का कौन सा होता है। हमने दूसरा सेंसेक्स के अलावा निफ्टी के बारे में भी बात की। तो मुझे लग रहा है कि आपको सभी सारी टॉपिक्स जो हमने आज डिस्कस किए वो बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे और आपने एंजॉय भी किया होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको थोड़ा सा मिल गया होगा, इससे कि नॉलेज मिली होगी कि किस तरीके से एक्चुअली स्टॉक मार्केट में काम होता है। ओके, होप कर रहा हूँ मैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने एंजॉय भी किया होगा इस वीडियो को। ओके, दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल टाइम, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।